चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे और बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकार के लिए व्यवस्था में हमारे काम करती हैं। और कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार की इच्छा से चलती हैं और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार की इच्छा से नहीं चलती। ठीक है। और बताया था कि जैसे हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, कुछ हमारी इच्छा से चलते हैं, कुछ हमारी इच्छा से नहीं चलते। जैसे हमारे हाथ पैर है वो हमारी इच्छा से चलते हैं, लेकिन हमारी किडनी है, हमारे लंग्स हैं, वो सब हमारी इच्छा से नहीं चलते। तो काम हमारे लिए करते हैं लेकिन हमारी इच्छा से नहीं चलते। तो उसमें अलग अलग संस्थाएं आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहले आपको बताया था आर्टिकल 148, 148 में किसके बारे में बताया गया था आपको? भारत का कौन था 148 में? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इस कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताया था किसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। हटाया जाना आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास पावर्स नहीं है, वो किसके पास है? संसद के पास है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। फिर सैलरी आपको बताया था 2.5 लाख है। टेन्योर 6 या 65 जो पहले पूरा हो जाए। एज लिमिट मिनिमम में नहीं कुछ दिया गया है, मैक्सिमम में 65 साल दिया गया है। और बताया था कि ये किसी भी पद पर रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। ठीक। और बताया था कि जितने भी सरकारी खाते होते हैं, खर्चे होते हैं, उनकी जांच करते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। और इनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से कहाँ जाती है? पार्लियामेंट को। और राज्य वाली रिपोर्ट किसके पास जाती है? राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानमंडल को। फिर यूपीएससी आपको बताया था कि यूपीएससी में 10 सदस्य होते हैं। इसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति, हटाया जाना, वेतन, कार्यकाल, एज लिमिट और रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कैग का होता है। और इसमें बताया था कि यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है, या तो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन वो बन सकते हैं, और किसी पद पर उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ठीक। और बताया था केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित कराते हैं और चयनित अभ्यर्थियों की सूची सरकार को सौंप देते हैं। इसके बाद जिम्मेदारी इनकी समाप्त हो जाती है और कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है। बताया था बहुत सारी अच्छी बातें हैं और कई सारी समस्याएं भी हैं। फिर इलेक्शन कमीशन आपको बताया था कितने सदस्य होते हैं? 2+1। हालांकि एक चीफ होता है लेकिन शक्तियां तीनों की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और इनकी भी नियुक्ति वैसे ही होती है, राष्ट्रपति द्वारा। हटाया जाना संसदीय अभियोग द्वारा। और वेतन, सैलरी सब कुछ वैसे ही होता है। इनका भी रिअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। और क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हर राज्य में कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, तो चुनाव से जुड़े हुए काम सारे जितने भी होते हैं A to Z, वो सारे काम किसके द्वारा होते हैं? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और चुनाव के समय इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। आदर्श आचार संहिता लागू कराने की भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। और इसी में चुनाव खर्चों की सीमा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, कोई भी दल राष्ट्रीय दल है या राज्य स्तरीय दल है, इसका भी डिसीजन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। उसका वीडियो एक शेयर किए थे कि राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखे थे कि नहीं देखे थे? बेचारा शाम तो हुई नहीं आज की। अच्छा, बड़े शरीफ हो। शेयर किए थे। कल के दो वीडियो तो कल ही डाल दिए थे, हमें लग रहा है। आज आपको हम भेजे थे। ऐसे कह रहे हो जैसे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और बताया था ये चेंज हुआ था, इसलिए वो वीडियो हम बनाए थे कि अभी दो पार्टियां बनी हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया और तृणमूल कांग्रेस को हटा दिया गया। ठीक। तो ये सारे काम इलेक्शन कमीशन ही करता है, सारी शर्तों का निर्धारण इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। और बताया था कि लोकसभा में चुनाव खर्चों की सीमा कितनी है एक कैंडिडेट द्वारा? 70 लाख है। और विधानसभा के चुनाव में कितनी है चुनाव खर्चों की सीमा? 28 लाख है। कुछ क्षेत्रों में कम है लेकिन नॉर्मल क्षेत्रों के 28 और 70 लाख। ठीक। फिर इसके बाद महान्यायवादी बता रहे थे, अटॉर्नी जनरल। और जो महान्यायवादी, इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हटाया जाना भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। आ, बताया था कि इनको कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है, टेन्योर फिक्स नहीं है, एज लिमिट नहीं है, और जिनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। और ये हटने के बाद अपनी पर्सनल प्रैक्टिस, पर्सनल वकालत भी कर सकते हैं। अब ये जो होते हैं इनका भी कारण आपको बताया था, क्योंकि इनको सरकार का फेवर करना है, सरकार के पक्षकार होते हैं, इसलिए इनको कार्यकाल की सुरक्षा नहीं दी गई है कि सरकार अपनी पसंद का वकील रखे। बाकी तीनों को सरकार के लिए काम करते हैं लेकिन सरकार के फेवर में नहीं होते।
और ये सरकार के फेवर में होते हैं, इसलिए इनको कार्यकाल की पूरी सुरक्षा दी गई। और एक शक्ति एक साथ दी गई है कि संसद में ये क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, कानूनी मामलों पर इनको सांसदों की तरह पूरे विशेषाधिकार मिले हुए हैं, मंत्रियों की तरीके से इनको पूरी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। जो एक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का जो स्टेटस होता है वो सब इनको दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ तक आपको बता दिया था। अब ध्यान रखेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है। दूसरे नंबर का जो लॉ ऑफिसर होता है उसको सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। लिखिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के सॉलिसिटर। तो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के सॉलिसिटर जनरल, ये दूसरे नंबर के विधिक अधिकारी होते हैं। लिखिए, सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के दूसरे विधिक अधिकारी होते हैं। नंबर 1 पर कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। और दूसरे नंबर पर कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल का टेन्योर फिक्स होता है, इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। इसलिए सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल लिख लीजिए, टेन्योर कितना होता है? 3 साल। टेन्योर लिख लीजिए, कितना होता है? 3 साल, 3 इयर्स। तो 3 साल का कार्यकाल इनका क्या होता है? निर्धारित होता है। तो लेकिन ध्यान रखेंगे, सॉलिसिटर जनरल नाम का कोई भी पद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये संवैधानिक पद नहीं है। लिख लीजिए, दिस पोस्ट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। यह संवैधानेतर पद है, या गैर संवैधानिक लिखना ठीक नहीं, संवैधानेतर ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, ये बस पद बनाया गया है। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि डिप्टी पीएम, इसको बंद कर दो, डिप्टी पीएम या डिप्टी सीएम का जो पद होता है वो राजनीतिक पद होता है, संवैधानिक पद नहीं होता। उसी तरीके से सॉलिसिटर जनरल भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक, या आप कह सकते हैं संविधानेतर संस्था है। क्लियर हो गया? चलिए, अब जैसे आपको बताया था कि केंद्र का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। तो उसी तरीके से राज्य सरकार का भी एक विधिक अधिकारी होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी लॉ ऑफिसर होगा। तो राज्य सरकार का विधिक अधिकारी का अनुच्छेद कितना होगा बताइए? राज्य सरकार के विधिक अधिकारी का अनुच्छेद कितना होगा, जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होगा स्टेट का? कितना? 89 जोड़िए, कितना आएगा? 156। कितना है? 89 में 76 जोड़िए, कितना आएगा? लिखिए, अनुच्छेद 165, आर्टिकल 165। अब 165 देखिए, आपको लिखवाए हैं आर्टिकल 165 में क्या दिया गया है? एक 165, 165 लिखा हुआ है। ठीक, तो 165 में क्या दिया गया है? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, भारत राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। समझ गए? अब सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही है। वैसी ही होने का मतलब, नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? यहाँ पर राष्ट्रपति है तो वहां कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। किसके सलाह पर? ठीक है, हटाया जाना किसके? ठीक है, सैलरी कितनी होगी? टेन्योर, एज लिमिट, रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ठीक, इनका एक्सपीरियंस किसके बराबर होना चाहिए? अनुभव हाई कोर्ट के जज के बराबर। इनकी पावर्स क्या होगी? अटॉर्नी जनरल की पावर क्या लिखे थे? अटॉर्नी जनरल की पहली पावर देखिए, क्या लिखवाया आपको? अरे पहले देख लो भाई, बोले पढ़ के बताइए क्या लिखा है। अटॉर्नी जनरल का पहला क्या है? भारत के प्रथम विधिक अधिकारी होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्य के प्रथम विधिक अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। फिर उसके बाद क्या लिखवाए?
तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मतदान के अधिकार के बिना राज्य विधानसभा में बोलने का अधिकार होता है। समझ गए? बिल्कुल एज इट इज। अगर सेंट्रल वाला अच्छे से पढ़ा है तो इसमें कुछ है नहीं, लिख लीजिए भाई। नियुक्ति, हटाया जाना, वेतन, कार्यकाल, आयु सीमा, पुनर्नियुक्ति, सब कुछ बिल्कुल एज इट इज होता है। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सैलरी, टेन्योर, एज लिमिट, रीअपॉइंटमेंट, सब कुछ वैसे लिख लीजिए। बस जहाँ राष्ट्रपति है वहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। पावर्स भी बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। बस भारत सरकार, जहाँ भारत है वहाँ पर राज्य हो जाएगा। एक्सपीरियंस भी बिल्कुल वही है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, हाई कोर्ट के जज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस वहाँ पर भारत के प्रथम विधिक अधिकारी यहाँ पर क्या होगा, राज्य के होंगे। तो इनको भी मतदान के अधिकार के बिना संसद में बोलने का अधिकार होगा। हो गया? क्लियर हो गया? वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी, नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल, कार्यकाल राज्यपाल की इच्छा अनुसार, ऑन प्लेजर ऑफ गवर्नर, सैलरी फिक्स नहीं है, क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज वाली। ठीक है, बाकी शक्तियाँ बिल्कुल क्या होंगी, वैसी ही होंगी। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे, वो राज्य के लिए काम करते हैं और ये भारत सरकार के लिए काम करते हैं। दोनों ही लॉयर होते हैं, तो उनके दोनों मतलब भारत सरकार के, अब जैसे वहाँ पर बताया था कि राज्य सरकार पर कोई केस करे तो राज्य सरकार की तरफ से केस लड़ेंगे, राज्य सरकार किसी पर केस करे तो राज्य सरकार का फेवर वही करते हैं, कौन, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो बस ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद आपको सेंट्रल वाला याद करना है, उसमें बस कितना जोड़ देना है, 89, तो स्टेट वाला आ जाएगा। अगर जोड़ 200 के पार जा रहा है तो कितना जोड़ना होगा, 90 जोड़ना होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी होती है। ठीक, चलिए, इसके बाद कुछ और संस्थाएं हैं, जैसे लिख लीजिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके लिए संविधान में अलग से प्रोविज़न किया गया है, अलग से व्यवस्था की गई है। पहले उसको आपको लिखवा देते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित क्या है, जाति जनजाति, अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसके लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 में पहले ही कहा गया था कि एक राष्ट्रपति का ये काम होगा कि राष्ट्रपति संविधान में के हिसाब से अनुच्छेद 368 में कहा गया कि एक अनुसूचित जाति है ना, हाँ, जाति आयोग की स्थापना करेंगे। लिख लीजिए आर्टिकल 338
अनुच्छेद 338, 338। ठीक, तो 338 कहा गया है लिखिए, अनुसूचित जातियों के लिए आयोग होगा। देयर शैल बी ए कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा। देयर शैल बी ए कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जातियों के लिए आयोग होगा जो इन्वर्टेड कॉमा में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। देयर शैल बी ए कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट टू बी नोन एज द इन्वर्टेड कॉमा में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो ये आर्टिकल किस में कहा गया था? 338 में हमारे संविधान में पहले ही कहा गया था। तो पहले क्या हुआ कि 1978 में कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा एक संस्था बनाई गई, 65वां संशोधन किया गया, 65th अमेंडमेंट। और उस 65वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बना जो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए काम करेगा। यानी पहले जो कमीशन बनाया गया था 65th अमेंडमेंट से, वो दोनों के लिए था, एससी और एसटी दोनों के लिए था, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए था। लेकिन बाद में 89वां संशोधन किया गया 2003 में, 89th अमेंडमेंट। और 89th अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 338 को तोड़ के दो हिस्सों में कर दिया गया, 338 ए कर दिया गया। 338 में कहा गया कि अनुसूचित जाति आयोग रहेगा और 338 को में अनुसूचित जनजाति आयोग। तो जब अनुसूचित जनजाति आयोग पढ़ेंगे तो वहां भी सेम लाइन इस्तेमाल होगी कि 1978 में 65वें संशोधन के द्वारा एक अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाया गया। फिर वही बाद में कौन सा संशोधन, 89वां संशोधन 2003 के द्वारा 338 का जोड़ दिया गया और अनुसूचित जनजाति आयोग को जाति आयोग से अलग कर दिया गया। समझ गए? तो पहले एक ही कमीशन था, फिर बना कब? 2003 में। पहले एससी एसटी एक साथ था, अब एससी को अलग, एसटी को अलग कर दिया गया। समझ गए? लिख लीजिए। सॉरी, पहले 78 में जो था एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए। 1978, 1978 एक अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई। स्टेब्लिशमेंट ऑफ एससी एसटी कमीशन, शॉर्ट में लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 1978 में एससी एसटी आयोग की स्थापना की गई, सीधे लिख लीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई, ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये गैर संवैधानिक था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, ये बस कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। ठीक, फिर लिखिए 1990, 1990, 1990 65वें संशोधन द्वारा 65th अमेंडमेंट, 65वें संशोधन द्वारा, 65वां संशोधन 1990 द्वारा, 65वां संशोधन 1990 द्वारा एक अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाया गया संवैधानिक रूप से। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल था, संवैधानिक था। एससी एसटी कमीशन बना दिया गया। ठीक है, फिर लिखिए 2003, 2003, 2003 89th अमेंडमेंट, 89वां संशोधन। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338, ब्रैकेट में आर्टिकल 338। और
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्या लिखे अंग्रेजी में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338, सेपरेटेड फ्रॉम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ब्रैकेट में आर्टिकल 338 को अलग अलग कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ब्रैकेट में आर्टिकल 338 ए, समझ गए। और ये दोनों अब क्या बना दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिए गए, संवैधानिक बना दिए गए। क्लियर हो गया। तो पहले 338 ही था, 2003 में 338 को 338 का से अलग कर दिया गया। 338 का जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है, अब यानी 2003 से पहले SC/ST कमीशन क्या था, अरे 1990 से पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब ये क्या हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, संवैधानिक संस्था हो चुकी है। ठीक, अब ये आयोग की संरचना लिख लीजिए, कंपोजिशन, संरचना, यानी कौन कौन इसमें सदस्य होंगे। तो आयोग की संरचना लिख लीजिए, कंपोजिशन, कितने मेंबर्स होंगे, 5, 1 + 1 + 3, 1 + 1 + 3 का फॉर्मूला होता है 1 + 1 + 3, 1 + 1 + 3। एक क्या होगा, अध्यक्ष, चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन, ठीक, और 3 क्या होंगे, मेंबर्स। ठीक है, जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, इसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा। अध्यक्ष आगे लिख लीजिए, कैबिनेट मंत्री का स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखेगा। और जो उपाध्यक्ष होगा, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री आपको बताया था कैबिनेट के बाद आते हैं, इनको राज्य मंत्री का दर्जा होता है, स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री का दर्जा होता है। ठीक है, और जो अध्यक्ष होगा अनिवार्य है वो किस जाति से होगा, चेयरमैन मस्ट बी SC, अनुसूचित जाति का ही होगा। नहीं, अध्यक्ष के लिए अनिवार्यता है, अध्यक्ष क्या होगा, अनुसूचित जाति का ही होगा। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष। देखिए, टेन्योर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल। टेन्योर 3 इयर्स। ठीक है, पुनर्नियुक्ति लिख लीजिए, रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल है, पात्र है, लेकिन केवल कितनी बार, 2 बार, 2 से अधिक बार नहीं होंगे। यानी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, लेकिन केवल कितनी बार, 2 बार। रीअपॉइंटमेंट कितनी बार हो सकता है, केवल 2 बार। हाँ, अपनी मर्जी से कोई का राष्ट्रपति का पद छोड़ दे। ठीक है, अब इसका जो कामकाज होता है कि जो SC कमीशन होता है, अब नाम से ही क्लियर है, एक मिनट, नाम से ही क्लियर है कि ये किसके लिए काम करेंगे, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काम करेंगे, क्योंकि जिस स्थिति में आपको बताया था कि जातिगत व्यवस्था ऐसी है कि बहुत सारे लोग जातिगत रूप से बहुत पीछे छूट गए थे। अच्छा, अभी कौन है चेयरमैन SC कमीशन का, लिख लीजिए, श्री किशोर मकवाना, श्री किशोर मकवाना, श्री किशोर मकवाना, तो अनुसूचित जाति आयोग के क्या है, चेयरमैन है वर्तमान में। ठीक है,
पहले विजय सांपला थे, अब चेंज हो गए। अब ये जो कमीशन है, इनका जो काम है वही है कि अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना, उनके लिए काम करना, और प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जातियों की स्थिति पर अनुसंधान कराना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना और रिपोर्ट को राष्ट्रपति को ये सौंपना। इनकी सालाना रिपोर्ट होगी। तो वार्षिक रिपोर्ट कम से कम एक बार किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट के पास जाएगी, राष्ट्रपति के पास जाएगी, और राष्ट्रपति उसको संसद के पास प्रस्तुत कराएंगे। और इसमें ये जो अनुसूचित जातियों की दशा को सुधारने के लिए क्या क्या काम किए गए हैं और आगे क्या क्या करना होगा, उस पर वो विस्तार से अपने विचार देते हैं। दूसरा, अगर ये एक अर्ध न्यायिक संस्था की तरीके से भी हो सकते हैं कि अगर कोई अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसके हालांकि सुनवाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जांच के लिए दबाव बना सकते हैं। ये किसी को भी, अगर कोई मान लीजिए कि अनुसूचित जातियों का कुछ समस्या आई है, या उनका कुछ ये किया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, शोषण किया जा रहा है, या उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उससे मामलों की जांच करवा सकते हैं। करते नहीं हैं, करवा सकते हैं। जैसे कोई शिकायत पहुंची तो ये पुलिस के ऊपर या बाकी पर दबाव बना के उसकी जांच करवा सकते हैं, उसके लिए दबाव बना सकते हैं। संबंधित अगर कोई समस्या है सरकार से या किसी मंत्री से, किसी से, तो उसको अपने पास सम्मन भेज सकते हैं, सम्मन भेज के उसको बुला सकते हैं और जांच के लिए दबाव बना सकते हैं। लेकिन वही है कि ये पूरी तरीके से कैसी संस्था है, एडवाइजरी बॉडी, और इसके सदस्यों को हटाना भी सरकार के हाथ में होता है। तो मतलब ये बहुत स्वतंत्र संस्था नहीं है, ये पूरी तरीके से सरकार की इच्छा पर चलेगी। ठीक है, क्योंकि इनके पास अपना कोई सिस्टम नहीं है। ये बस एक संस्था बना दी कि मान लीजिए कि शोषण हुआ या उत्पीड़न हुआ अनुसूचित जातियों का, तो ये बस कह सकते हैं, ये खुद जाके इंक्वायरी थोड़े करेंगे। कोई कमीशन बना सकते हैं, अल्टीमेटली करना किसको है? पुलिस को करना है। तो घूम फिर के तो मामला वही आ गया, मान लीजिए पुलिस ने उत्पीड़न कर दिया और फिर जांच भी पुलिस को सौंप दीजिए, तो फिर क्या जांच करेगी पुलिस? अपने खिलाफ तो कुछ करेगी नहीं। मान लीजिए भेलूपुर थाने में कोई कांड हुआ अनुसूचित जाति के उत्पीड़न से जुड़ा हुआ, शिकायत गई कि भाई थाने ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की, थाने वालों ने बदमाशी की। फिर मान लिया कि अनुसूचित जाति आयोग तो मामला पहुंचा, आयोग फिर भेलूपुर को ही तो कहेगी भैया तुम जांच करो, या वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को तो बोलेगी जांच करो, तो पुलिस को ही पुलिस की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो पुलिस से पुलिस की जांच करेगी तो क्या रिपोर्ट देगी? कुछ नहीं देगी। कायदे से इनके पास अपना कोई अथॉरिटी होता, अपना कोई मैकेनिज्म होता, तो उस पर वो काम कर सकते हैं। और जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं, ये समझ लीजिए कि हाथी के दांत जैसे होते हैं। अब वही राजनीतिक इस्तेमाल होता है कि मान लीजिए केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी का व्यक्ति क्या होगा? अनुसूचित जाति के आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। अब वो क्या काम करेगा? राजनीतिक एजेंट की तरीके से काम करेगा कि मान लीजिए कि उसके अपनी पार्टी, जिस पार्टी केंद्र में सरकार है, उसी पार्टी का राज्य में अगर कोई अनुसूचित जाति का मामला है तो वो सुनेगा ही नहीं। सुनेगा किस राज्य में? जहां पर उसकी अपनी सरकार नहीं। वो बंगाल में सुनेगा जाके, वो केरल वाले का सुनेगा, वो तमिलनाडु वाले का सुनेगा, वो पंजाब वाले का सुनेगा, यूपी एमपी राजस्थान गुजरात का सुनेगा ही नहीं। दिल्ली का सुनेगा कि दिल्ली में उत्पीड़न हो रहा है, चिल्लाएगा। समझ गए? तो जिन संस्थाओं के पास अपने, जैसे कैग आपको बताया, अपनी पूरी व्यवस्था है उसकी, उसको किसी पर निर्भरता नहीं, खुद जांच करेगा, वो खुद रिपोर्ट तैयार करेगा। कैग अपनी रिपोर्ट क्या करेगा? खुद करेगा। इनके पास कुछ नहीं, घूम फिर के किसके पास आएंगे? पुलिस के पास, जांच वही करेगी। तो कई बार केंद्र राज्य के बीच टकराव का कारण भी ये बन जाएंगे। मान लीजिए केंद्र वाला नहीं पार्टी यहाँ पर राज्य में है, तो राज्य पुलिस वाला क्या फेवर कर, राज्य सरकार किसका फेवर करेगी? अपने पुलिस को बचाएगी कि नहीं हमारे पुलिस ने नहीं किया है, केंद्र दबाव बनाएगी, झगड़ा होगा इसी में। तो ऐसी कमजोर संस्थाएं बना दी गई हैं, लेकिन बस वही है कि ये खाना पूर्ति है। कई मामलों में आप ब्रिटिश को हम लोग कहते जरूर हैं, बुरे थे, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो संस्थाएं ब्रिटिश की बनाई हुई हैं, अंग्रेजों की, वो बहुत शक्तिशाली संस्थाएं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कैग हो, इवन इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्था बनाई तो हटाने की पावर अपने पास नहीं रखी। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने जितनी संस्थाएं बनाई, सबकी पावर खुद, सबको हटाने की पावर किसके पास रख ली? खुद के पास। समझ रहे हैं? तो जब हम ही अपॉइंटमेंट करेंगे, हम ही हटाएंगे, तो फिर काम किसके हिसाब से होगा? हमारे हिसाब से होगा। तो वो हमारा एक राजनीतिक एजेंट बन जाएगा। तो जितनी संस्थाएं ब्रिटिश की हैं, सब बहुत पावरफुल बनाया उन सबों ने। और जो हम लोगों ने बनाया स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि पता है कि सारे नेता चोर हैं, क्लियर है, तो उनको पता है कि अगर ऐसा बना दिया पावरफुल आदमी,
TN सेशन टाइप का, तो हमारे ही गला काट देगा वो। तो इसलिए बनाते ही नहीं। जितने आयोग हैं ये सब ऐसे ही हैं। बस ये क्या है, सफ़ेद हाथी, और केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसके पॉलिटिकल एजेंट हो जाते हैं कि अपने दल की सरकारों में कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरे में जाके उंगली करेंगे ये। भाई अनुसूचित जाति का उत्पीड़न तो हर जगह हो रहा होगा, लेकिन खबरें केवल कहाँ से आएंगी जहाँ पर अपनी सरकार नहीं है। समझ गए? चलिए खैर, लेकिन वही है कि सलाह देना, प्लानिंग करना, योजनाएं बनाना, सरकार को सलाह देना, समय समय पर ये काम करना चाहिए। राष्ट्रपति को स्थिति की समीक्षा करके हुए रिपोर्ट वगैरह देते रहते हैं, हालांकि काम कुछ नहीं होता। कभी आपने सुना कि अनुसूचित जाति आयोग ने ये कहा? बहुत हुआ, कुछ कह दिया, जांच के लिए कह दिया, प्रेशर बना दिया, वो भी दूसरे पर, अपने पर नहीं करते। ठीक, चलिए, कोई काम नहीं है इसका मतलब इनका। अगला आ जाइए। अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो उसमें शुरुआती 3-4 लाइन तो वही होगी जो ऊपर आपने लिखी है। शुरुआती लाइन क्या लिखेंगे? सबसे पहली लाइन बस, वहाँ 338 है, यहाँ क्या हो जाएगा? 338A। हो गया? वही 1978 में एक SC/ST आयोग बना जो गैर संवैधानिक था। फिर 1990 में कौन सा संशोधन हुआ? 89वां कौन सा, 65वां संशोधन हुआ, और 338 से 338 का वो क्या किया गया? अलग किया गया। अरे पहले SC/ST कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया, फिर 89वें संशोधन 2003 द्वारा क्या किया गया? अलग कर दिया गया। 89 आर्टिकल, 89 अमेंडमेंट 2003, एक ही जैसा है। हो गया? तो इसकी भी स्थापना फाइनली कब हुई? 2003 में 89 अमेंडमेंट के द्वारा ये अनुसूचित जाति आयोग से अलग हुआ। हाँ, वही तो बोले, मेन तो वही है। सेम कहानी है, 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। संरचना भी बिल्कुल वही है, 1+1+3। अध्यक्ष कौन से मंत्री होगा? कैबिनेट मंत्री, और उपाध्यक्ष राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। टेन्योर कितना होगा? 3 साल। रीअपॉइंटमेंट के एलिजिबल होंगे, लेकिन केवल कितनी बार? 2 बार। वैसे ही सेम टू सेम है, सब वही। बस वहाँ पर अध्यक्ष अनुसूचित जाति का था, यहाँ पर कौन होगा? जनजाति का होगा।
हो गया। तो अध्यक्ष का स्टेटस क्या होगा? कैबिनेट मिनिस्टर का, इसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राज्य मंत्री का दर्जा होगा। मेंबर सब सचिवों के स्तर के होते हैं, सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, मेंबर्स का लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। और अध्यक्ष क्या होना चाहिए अनिवार्य रूप से? अनुसूचित जनजाति। हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, हो गया। तो सब कुछ वैसे ही है, इनके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय अलग अलग बनाए गए हैं। ठीक है। कार्यकाल कितना लिखे? 3 साल। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन कुल कितनी बार? 2 बार। इसके लिख लीजिए 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 6 रीजनल ऑफिसेस। 6 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रांची और शिलांग। भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलांग, ये सब इसके क्या है? रीजनल ऑफिसेस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक, इसका भी वही है। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नयन के संबंध में ऐसे कृत्यों का निर्वहन का जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्दिष्ट करे, अपनी रिपोर्ट दे, रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद को सौंप देंगे। ठीक है। बाकी एक सिविल कोड के तरीके से काम करते हैं कि भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना, हाजिर कराना, शपथ द्वारा उसकी परीक्षा कराना, दस्तावेज को प्रकट पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय, कार्यालय, किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना, साक्ष्यों दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति और नियम द्वारा अवधारित करे। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति को प्रभावित करने वाली सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। भाई एक एडवाइस लेंगे। हम्म, राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति, हटाया जाना सब यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। ठीक है। हैं? नहीं नहीं, अलग से फिक्स नहीं किया गया है। चलिए, अब इसके बाद फिर बनाया गया ओबीसी कमीशन, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये अभी बना है रिसेंटली। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी कमीशन। ये जब आपको अनुच्छेद 16 पढ़ा रहे थे, तो 16 में 16(4) आपको जो बता रहे थे रिजर्वेशन, आरक्षण सरकारी नौकरियों में, वहाँ पर बताया था कि 2 कमीशन बने थे। काका कालेलकर आयोग बना था, फिर बीपी मंडल कमीशन बना था पिछड़े वर्गों की स्थिति के लिए। बताया था काका कालेलकर ने सारी महिलाओं को पिछड़ी जाति में रखने की सिफारिश की थी, और ग्रुप ए की सर्विसेज में 25%, बी की सर्विसेज में 33%, डी की सर्विसेज में 40% रिजर्वेशन की सिफारिश की थी। और बीपी मंडल कमीशन भी बना था 1980 में, जो बताया था, जिसकी अगस्त 1990 में उसको लागू किया गया, जिसमें ओबीसी को 27% का क्या दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया। तो ये भी एक एडवाइजरी बॉडी है, पहले संवैधानिक नहीं थी, बाद में 102वें संशोधन से इसको क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया। लिख लीजिए, पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1973, स्थापना लिख लीजिए कैसे हुई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1973 के तहत अंडर द
ओबीसी कमीशन एक्ट 1973, पिछड़ा वर्ग आयोग 1973 के तहत 14 अगस्त 1993, 14 अगस्त 1993, 14 अगस्त 1993, 14 अगस्त 1993 किसकी स्थापना की गई? ओबीसी कमीशन की स्थापना की गई। अब इसको क्या किया गया? संवैधानिक से 102वें संशोधन द्वारा, वाई 102nd अमेंडमेंट, 102वें संशोधन द्वारा 102वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 338B। तो देखिए 338 में क्या है? एससी कमीशन, 338A में एसटी कमीशन, 338B में ओबीसी कमीशन। समझ गए? एससी कमीशन किस में है? 38, एसटी 338A और ओबीसी 338B में है। ठीक है, तो किस अमेंडमेंट द्वारा इसको संवैधानिक बनाया गया? 102वें संशोधन द्वारा इसको क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया, संवैधानिक बना दिया गया। इसमें भी वही 5 सदस्य, 1+1+3, वही 3 साल, सब कुछ सेम है, 1+1+3। ठीक, एक सदस्य क्या होगा? समाज विज्ञानी होगा, सोशल सर्विस के सेक्टर वाला। बाकी जो सदस्य होंगे पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों की विशेष जानकारी और भारत सरकार में सचिव पद से कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, सेक्रेटरी लेवल से जो रिटायर्ड अफसर होंगे। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो उच्चतम या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर की योग्यता रखता होगा। ठीक है, अब इसके लिए संविधान में पहले एक अनुच्छेद था, लिख लीजिए 340, 340 लिखिए, आर्टिकल 340, 340। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए किसकी नियुक्ति की बात कही गई थी? पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति की बात कही गई। ठीक है, ये पहले किस अनुच्छेद में कहा गया था? 340 में। ठीक है, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें आती हैं कि ये भी एक सलाहकारी संस्था है कि समय समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग जो जातियां हैं, ओबीसी जो जातियां हैं, उनकी समस्याएं या उनकी जो भी व्यवस्था है, जो स्थिति है, उनसे संबंधित रिपोर्ट बनाना, सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को क्या करेंगे? संसद के पटल पर रखवाएंगे, या समय समय पर राष्ट्रपति जो कोई कार्य कहता है तो वो कार्य वो करेंगे संविधान सम्मत। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आर्टिकल्स आपको बताए थे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, कि जो ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए क्या करते हैं? स्पेशल प्रोविजन करते हैं, विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 29, 30 आपको बताया था, 16, 4, 5 बताया था, 6 बताया था, या 39 में बताया था, 38 में बताया था, 47 में, 46 में बताया था, 46 में बताया था। तो ये तीनों आयोग यही देखते हैं कि जो संविधान में व्यवस्थाएं, जो संरक्षण अनुसूचित जाति जनजातियों को मिला है, वो ठीक ढंग से लागू हुआ है या नहीं मिला है। अगर मिलने में कोई समस्या है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए समय समय पर सुझाव दे सकते हैं। और अगर कोई शिकायत हो तो शिकायत की जांच के लिए वही बात कह सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, या जांच करने के लिए किसी को भी अपने पास, कोई अफसर है, कोई अधिकारी है जिसने भी उत्पीड़न किया है, उसको सम्मन करके अपने पास बुला सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो वो एक सिविल कोर्ट वाली शक्तियां होती हैं, सजा नहीं सुनाएंगे किसी को, वो बस केस फाइल करा देंगे, प्रेशर बना देते हैं, बस और कुछ नहीं करते। ये भी वही सफ़ेद हाथी है।
जो राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, कुछ खास इसकी शक्तियाँ नहीं है। क्लियर। चलिए, तो ये तो कुछ हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कुछ है ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। ये जितनी भी संस्थाएं हम लोग देख रहे थे, कैसी संस्थाएं थी? कॉन्स्टिट्यूशनल थी, संवैधानिक संस्थाएं थी। ठीक। अब हेडिंग बना लीजिए, कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, या संविधानेतर लिखे, गैर संवैधानिक थोड़ा सा खराब लगता है। संविधानेतर संस्थाएं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधानेतर संस्था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे लिखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक। फिर लिखिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग, स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राज्य अल्पसंख्यक आयोग। फिर लिखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और एक लिख लीजिए राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, कौन कौन सा लिखिए? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, हाँ ठीक, फिर लिखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वही राज्य महिला आयोग हो जाएगा। तो राज्यों वाला, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग अलग होता है, तो उसका कोई फॉर्मेट आप नहीं बता सकते कि यही फॉर्मूला है, सेंट्रल वाला आपको बता देते हैं। इसके अलावा लिखिए मुख्य सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयुक्त, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, केंद्रीय सूचना आयुक्त, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। लिखिए सीबीआई, सीबीआई, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपने सुना होगा, प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में कहा जाता है, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये दिल्ली पुलिस के तरीके से काम करती है। तो ये सब संस्थाएं ऐसी हैं जिनका हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। क्लियर हुआ? हाँ, लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ठीक है, तो ये जो लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं हैं, ये संविधान में मेंशन नहीं किए गए। क्लियर हो गया? तो ये किसी भी संविधान के कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे सरकार के लिए, हमारी व्यवस्था में काम करती हैं, लेकिन संविधान में इनका कोई भी उल्लेख नहीं। इससे भी सवाल आ जाते हैं कि 3-4 संस्थाएं दे जाएंगे, इनमें से कौन कौन से संवैधानिक है, कौन से संवैधानिक नहीं। सिंपल सा फंडा है। हाँ, कुछ और लिख लीजिए, जैसे लिखिए प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, ऑब्लिक नीति आयोग, अब ये हो गया है प्लानिंग कमीशन ऑब्लिक नीति आयोग। इकोनॉमिक्स में आपको लिखवाए थे इसके बारे में। फिर लिखे एनडीसी, प्लानिंग कमीशन के ऑब्लिक में नीति आयोग है, अलग से नहीं है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब क्या हो चुका है, नीति आयोग। ठीक। एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये इकोनॉमिक्स में दोनों संस्थाएं आपको बताए थे, प्लानिंग कमीशन और एनडीसी। तो ये सब भी क्या है, संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछली क्लास में बताया था, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, आर्टिकल 280। तो वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है संवैधानिक, लेकिन योजना आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। SC ST OBC कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। महिला आयोग भी संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी आप फंस सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किसी का उल्लेख मिलता है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे आपको बताया ना, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी क्या है, संवैधानिक है। सॉलिसिटर जनरल नहीं। एडवोकेट जनरल है 165 में। सॉलिसिटर के बाद एक एक्स्ट्रा सॉलिसिटर जनरल भी होता है, कई हायरार्की होती है, सॉलिसिटर जनरल, एक्स्ट्रा सॉलिसिटर जनरल।
पद होता है, तीसरे नंबर का होता है, तो वो सब नहीं है संविधान में। समझ गए? तो जो किसी संविधान के अनुच्छेद में मेंशन है, सिंपल सी बात, जो अनुच्छेदों में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी संवैधानिक नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो अब तक हम लोग देख रहे थे संवैधानिक। गैर संवैधानिक में 2-3 तो आपको बता भी चुके हैं इसमें से, जैसे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इकोनॉमिक्स में हम लोग देख चुके हैं। कुछ और संस्थाएं उनको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे इसमें एक आता है लोकपाल और लोकायुक्त। तो लोकपाल और लोकायुक्त में कुछ खास नहीं है। ये जो लोकपाल है, इसका सिस्टम, उस दिन बैंकिंग आपको समझा रहे थे तो उसमें बताया था कि सबसे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ओम्बुड्समैन जिसको बोलते हैं, बैंकिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना, बैंकिंग क्या, ओम्बुड्समैन, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम होता है। तो ये जो ओम्बुड्समैन का सिस्टम है, ये किस सेक्टर में हम लोग देखते हैं? बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं। वही राजनीति के क्षेत्र में समझ लीजिए कि उसी का नाम हो गया है लोकपाल या लोकायुक्त, तो और कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो स्कैंडिनेवियाई देश थे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क टाइप के देश थे, तो इन्होंने ही अपने यहाँ ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की और ये बैंकिंग सेक्टर में अपॉइंट किया गया। ओम्बुड्समैन का मतलब कि आप बैंक जाते हैं, बैंक में से कोई लेन देन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसकी आप शिकायत करते हैं। तो हर बैंक, जैसे आपको बताया कि आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर के अंडर में एक हमारे यहाँ ओम्बुड्समैन काम करता है कि बैंकों में कोई करप्शन है, मैनेजर आपसे लोन के बदले में कमीशन मांग रहा है, या ट्रांजैक्शन में बैंकों से कोई गलती हो गई, या कुछ धोखाधड़ी, फ्रॉड, जो भी बैंकों से गड़बड़ी हुई, तो उसकी आप क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। तो उसी को ओम्बुड्समैन कहते हैं। उसी का हिंदी फॉर्मेट लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल का जो मामला है, ये समझ लीजिए किसके लिए है? भारत सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और लोकायुक्त किसके लिए है? स्टेट के लिए। समझ गए? चीजें एक ही है। लोकपाल किसके लिए? भारत सरकार के लिए। लोकायुक्त किसके लिए? राज्य सरकारों के लिए। कि मान लीजिए कि भाई राज्य का प्रशासन मुख्यमंत्री देख रहा है, मंत्री देख रहा है, जिला में सारे काम हो रहे हैं, तो नीचे का कोई ऑफिसर करप्शन किया तो ऊपर शिकायत करते हैं, अफसर ने कुछ गड़बड़ी किया, मंत्री शिकायत करते हैं। मंत्री ही घूस खा रहा है, मुख्यमंत्री ही बेईमान बना बैठा हुआ है, तो उसकी शिकायत किससे करेंगे? या केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री ही चोर हो गया, या प्रधानमंत्री घूस ले रहा है, तो उसकी शिकायत करने वाला कोई इधर नहीं चाहिए ना। समझ गए? तो ये लोकपाल किसके लिए? केंद्रीय मंत्रियों के लिए। और लोकायुक्त किसके लिए? राज्य के मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, कि इनकी गड़बड़ी, इनकी शिकायतें और निचले स्तर तक जाएंगी कि हर ऑफिस में क्या होगा? लोकपाल का आदमी होगा। हर सरकारी दफ्तर में जो गड़बड़ी हो रही है उसकी शिकायत केंद्रीय स्तर पर मंत्रियों के लिए लोकायुक्त, और राज्य स्तर पर जैसे बैंकिंग में होता है वैसे हर जगह। तो इसकी बड़ी आंदोलन भी चला इसके लिए। 2011 में आपने सुना होगा, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इसी चक्कर में तो उभर के आए ये लोग। क्योंकि उस समय 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, बड़ा हल्ला मचा हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाले का नाम बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि मंत्री जो करप्शन कर रहे हैं इनको जेल भेजा जाए। उसके लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया बड़ा जबरदस्त। तो इसमें संसद में इस पर बिल लाया गया, लोकपाल लोकायुक्त के लिए बहस हुई, लेकिन बहस में वही था कि कैसे लाएंगे, किसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे। कि भाई लोकपाल मान लीजिए कि एक संस्था बना दी, कि वो जांच थोड़े करेगा बैठ के। भाई जांच अल्टीमेटली कर किसको करनी है? पुलिस को करनी है। तो जब पहले से ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी में सुधार किया जाए। यही ना होना चाहिए कि जो है उसी को हम क्या करें, ढंग से लागू करें। नई एक व्यवस्था खड़ी कर दें कि अब लोकपाल बेईमानी करे तब कौन फिर जांच करेगा। लालू प्रसाद यादव ने इसका डिबेट किया था, हम लोगों ने सुना था, बड़ा अच्छा उसने पॉइंट रखा था कि अगर मान लीजिए कि लोकपाल ही करप्ट हो जाए तो उसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि जिसको भी आप लोकपाल बनाएंगे या लोकायुक्त बनाएंगे, चंद्रमा से तो आएगा नहीं। कहाँ से रहेगा? धरती से ही रहेगा, भारत से ही रहेगा। तो सबकी लगाम आप लोकपाल को दे रहे हैं, तो वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, सब उससे डरेंगे, तो वो अपनी ताकत दिखाएगा, तो फिर सिस्टम चल पाएगा। यानी आप सत्ता का, या तो सारी शक्तियां उसको दे दीजिए कि वही जांच करे, वही सजा सुनाए, बाकी कोर्ट कचहरी का मतलब नहीं रहेगा, तो फिर वो सुप्रीम पावरफुल हो जाएगा। फिर सरकारें भी डरेंगी, सरकारें उसको खुश रखेंगी, बेटा तुम खुश रहो, बस चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे तुम, यही ना होगा।
और अगर पूरा मैकेनिज्म ऊपर से नीचे खड़ा करेंगे वो हो नहीं सकता। भाई एक व्यवस्था है ना पुलिस वाली, अब एक पुलिस की जांच के लिए एक और पुलिस आप बना रहे हैं, अब वो करप्शन करेगा तो तीसरी पुलिस बतानी पड़ेगी, पता चला यही काम कराते रहिए। समझ में आ रहा है मामला कि भाई सिस्टम बताए ना, कोई भी नया कानून कड़ा कानून बना देना कोई सोल्यूशन थोड़े है भाई, लागू भी तो होना चाहिए। कराने वाले कौन है? हम ही लोग तो हैं। कोई लोकपाल कौन चुना जाएगा? उसके लिए कंपटीशन होगा, परीक्षा होगी, हमारे आप जैसे लोग तो जाएंगे करप्शन करेंगे। तो इस पर कुछ सहमति नहीं बन पाई, हालांकि दबाव था तो पास हुआ। और कुछ राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति हुई, सबसे कर्नाटक में जस्टिस मल्होत्रा थे, तो उन्होंने कई मंत्रियों को सस्पेंड किया, खा गए कई लोगों को, लेकिन वही था कि ज़्यादा एक्टिवेट हो गए तो हटा दिया गया। उसके बाद पहले ही मारपीट के समझा बुझा के बनाया जाता है। और केंद्र स्तर पर भी लोकपाल की नियुक्ति हुई। जस्टिस पिनाकी घोष देश के पहले क्या बने? लोकपाल बने। बन तो गए, अब तो चेंज भी हो गया। अभी कौन बना? अभी करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़े थे, लोकपाल कौन बना? लोकपाल कहते हैं एम खानविलकर। हाँ, अब इतने साल से लोकपाल काम कर रहे हैं, 3-4 साल से, एको करप्शन का मामला नहीं मिला होगा। करप्शन नहीं हुआ आज तक 4 सालों में, हुआ तो होगा। तो लोकपाल क्या कर रहा है? इसकी तरह सो रहे हैं क्लास में। हाँ, बताइए, लोकपाल तो बना हुआ है केंद्र स्तर पर। तो केंद्र ने किसको लोकपाल? पहले ही मारपीट के समझा था कि बेटा बना तो रहे हैं तुमको, अगर गड़बड़ी की तो बड़ी मार मारेंगे तुमको, ठीक है? तो बस वो भी वही हाथी के दांत बस दिखाने के लिए बना दिए गए। इतने राज्यों में लोकपाल लोकायुक्त है और अभी तक कोई मंत्री करप्शन में नहीं जा रहा, ठीक है? या केंद्रीय स्तर पर कोई मंत्री का करप्शन नहीं पकड़ा गया, या तो सब लोग ईमानदार हो गए। भारत जैसे देश के लिए ये संभव नहीं है। समझ गए? तो ये शक्तिशाली संस्था होनी चाहिए थी, लेकिन वही है कि फिर नया झंझट खड़ा हो जाता। प्रयास जारी है, कोई बीच का रास्ता निकले। एक और मुद्दा था कि लोकपाल में प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड किया जाए कि न किया जाए, सीएम को इंक्लूड किया जाए कि न किया जाए। जब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने किया था, तो उसमें पीएम इंक्लूड नहीं था। मनमोहन सिंह जब बनी तो ईमानदार आदमी था, उन्होंने पीएम को भी इंक्लूड कर दिया, लाओ प्रधानमंत्री को भी शामिल कर दिया। तो विरोध किया गया कि नहीं, प्रधानमंत्री को इसमें शामिल नहीं करा। वैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के ऊपर ही लोकपाल ने जांच बिठा दी और प्राइम मिनिस्टर विदेश गया हुआ दूसरे देश की यात्रा पर, और वहाँ के अखबारों में क्या छपेगा? कैसा राष्ट्राध्यक्ष आया जिसके यहाँ अपने यहाँ चोरी का मुकदमा चल रहा है, करप्ट आदमी है। तो फिर विदेशों में भारत की छवि क्या होगी? मान लीजिए यहाँ मुकदमा चल रहा है दूसरे देश में, किस मुंह से जाएंगे? वहाँ के तो मीडिया वाले गाली देंगे ना, बताओ ये तो चोर आदमी चला आया, इसके यहाँ तो खुद ही अपने यहाँ करप्शन के चार्जेस चल रहे। तो भाई जो सबसे बड़ा चेहरा है, एक को तो आप छोड़ दीजिए, उसकी क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? एक रेपुटेशन है। अगर उसी के ऊपर आप चार्जेस लगा देंगे, उसी की जांच चल रही, तो क्या मूल्य के विदेशों में आ जाएगा? क्या मूल्य के राष्ट्राध्यक्षों की भी की पंचायत करेगा? दूसरे देश का झगड़ा क्या सुलझाएगा जब अपना ही नहीं सुलझ रहा? अमेरिका वगैरह में तो वहाँ होता है, वहाँ थोड़ी ईमानदारी है, हमारे यहाँ थोड़ी बेईमानी ज़्यादा है। तो ये सब हैं जरूर संस्थाएं, लेकिन बस वही हाथी के दांत बने हुए हैं, बना दिए गए हैं। इसमें कई बार सोचिए, पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संसद में कब पास हुआ? 1968 में पास हुआ। तब से कई बार प्रयास हुए। 10वीं बार सोचिए मनमोहन सिंह ने पास किया था, जब अन्ना हजारे वाला आंदोलन चला 2011 में। फाइनली 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास हुआ। राज्यों में सबसे पहली बार लोकायुक्त का गठन कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। प्रथम लोकायुक्त उड़ीसा में, महाराष्ट्र में एक्ट बना, और उड़ीसा में एक्ट अरे महाराष्ट्र में क्या हुआ? 1971 में गठन हुआ। और नियुक्ति कब हुई? अरे एक्ट का पास हुआ उड़ीसा में 1970 में, ठीक। इसके बाद 2013 तक भारत में 21 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त हो चुके थे। नियुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विपक्ष के नेता की सलाह पर इनकी क्या होगी? नियुक्ति होगी। तो वही है कि कहा तो गया है कि राज्यपाल अपॉइंट करेंगे, किसके सलाह पर?
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उस राज्य का जो अपोजिशन पार्टी उसके नेता की सलाह पर। लेकिन अपोजिशन वाले को पता है कि 5 साल बाद हम भी पोजीशन पे चले जाएंगे। नहीं, तमिलनाडु वालों को पता है कि 5 साल डीएमके की सरकार रहती है, 5 साल एआईएमडीएमके की सरकार आएगी, तो किसी पागल आदमी को काहे बनाएंगे? क्योंकि 5 साल बाद हम भी तो सत्ता में जाएंगे, तो हमें भी तो पकड़ के खींचेगा। तो ये सब सोच समझ के काम करते हैं। अभी तक बताया ना, कर्नाटका वाला ही ने हल्ला मचाया था, कई मंत्रियों को सस्पेंड किया था उसने। उसके बाद सब मिलजुल के अपना ठीक कर देते हैं। ठीक है, चलिए फैक्ट लिख लीजिए। एक ब्रेक ले लिया जाए कि चलते रह जाए? पानी वानी पी लीजिए आप लोग, तो मिलते हैं हम लोग और कुछ संस्थाओं को देखते हैं। ठीक है।